हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पाठशाला। बच्चों, लास्ट वीडियोस में हम पढ़ रहे थे पाठ नंबर 10 और इस पाठ को पढ़ने के साथ साथ इसके जो प्रश्नोत्तर थे वो हम कर चुके हैं। आज करेंगे भाषा और व्याकरण वाला भाग। ठीक है, सबसे पहले इस बॉक्स में जो दिया गया है वो है शब्दों के मेल से बनी कर्मबद्ध व्यवस्थित व सार्थक रचना को। यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है बट इसका आंसर होगा वाक्य कहते हैं। ठीक है, वर्णों से क्या बनते हैं? वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं। ठीक है, जब शब्दों को एक सही सीरीज में, सही क्रम में, व्यवस्थित तरीके से लगा दिया जाता है तो क्या बनता है? उससे वाक्य बनता है। एक उदाहरण दिया गया है, जैसे कि पढ़ रहा पुस्तक है रोहन। जैसे कि पढ़ रहा पुस्तक है रोहन, ये सारे जितने भी शब्द हैं इनको व्यवस्थित तरीके से नहीं लगाया गया है, यानी कि उनको सही सीक्वेंस में अरेंज नहीं किया गया है, तो उससे एक सही सेंटेंस नहीं बना है, यानी कि एक सही वाक्य नहीं बना है। तो इसलिए हम इस वाक्य को क्या कह सकते हैं कि यह एक सार्थक रचना नहीं है। सार्थक का मीनिंग क्या है? जिसका कोई अर्थ हो, जो कि अर्थ के साथ हो, उसे क्या कहते हैं? सार्थक। या ब्रैकेट में क्या दिया गया है वो है क्रमबद्धता व व्यवस्था का गुण न होने के कारण यह वाक्य नहीं है, क्योंकि जो शब्द हैं उनको सही क्रम में नहीं लगाया गया है, सही तरीके से व्यवस्थित नहीं है, और इसके कारण जो ये लाइन बनी है ये एक सार्थक रचना नहीं है। और अगर ये सार्थक रचना नहीं है इसलिए यह एक वाक्य नहीं है। वाक्य कब बनता है? वाक्य तब बनता है जब उसके शब्दों को सही तरीके से अरेंज किया गया है, एक क्रम में अरेंज किया गया है, और एक ऐसा सेंटेंस बनता है जिसका कोई मीनिंग निकलता हो। ठीक है, अब पढ़ रहा पुस्तक है रोहन, ये कोई सही सेंटेंस नहीं है और इसका कोई सही तरीके से मीनिंग भी नहीं निकल रहा है। तो ऊपर दिए गए शब्दों का, जो उदाहरण में जो शब्द दिए गए हैं, अगर उनको हम व्यवस्थित तरीके से लगाएं तो क्या होगा? रोहन पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? क्रमबद्धता, व्यवस्था व सार्थकता आदि गुणों के कारण यह वाक्य है। ऊपर वाला जो उदाहरण में दिया गया थे ये लाइन, ये वाक्य नहीं है क्योंकि यह कोई एक सार्थक रचना नहीं थी। बट जब उन्हीं शब्दों को सही तरीके से लगा दिया गया उससे एक सार्थक रचना बनी और एक सार्थक वाक्य बना, और इस तरह से हम कह सकते हैं क्योंकि इसका हम अर्थ जान सकते हैं, इसका हमें मीनिंग समझ में आ रहा है, इसलिए यह एक वाक्य है। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आया होगा कि सार्थक रचना या फिर सार्थक वाक्य किसे कहते हैं, यानी कि एक ऐसा वाक्य जिसका अर्थ निकलता हो। ठीक है, और निरर्थक क्या होता है? जिसका कोई अर्थ न निकलता हो। ठीक है, इसमें जो पहला जो प्रश्न पूछा गया है वो है नीचे लिखे शब्द समूहों को व्यवस्थित करके वाक्य रूप में लिखिए। ठीक है, इसमें थोड़ी सी कटिंग हो गई है बच्चों। आई होप आप सबको यह अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको कॉपी में लिख के भी दिखा सकती हूँ। ठीक है, वह हो का जो दिया गया सेंटेंस वो क्या है? वह हो गया है पागल हाथी। अब यहाँ पर क्या है? कुछ शब्द तो हैं पर उनको सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से नहीं लिखा गया है। उनको सही तरीके से कैसे लिखेंगे? वह हाथी पागल हो गया है। तो अब यह क्या है? एक सार्थक रचना है और इसलिए यह एक वाक्य है। ख है बीचों बीच किताबों के बैठी मीना पढ़ रही थी किताब एक। क्या एक सही वाक्य बना है? नहीं, यह तो नहीं बना है। इसका सही वाक्य कैसा बनेगा? एक सार्थक वाक्य कैसा होगा? वो होगा किताबों के बीचों बीच बैठी मीना एक किताब पढ़ रही थी। ठीक है, घ है रोहित खरीदेगा एक पुस्तक उपहार देने के लिए अपने मित्र को। अब यह भी एक सार्थक रचना नहीं है तो इसलिए यह एक वाक्य नहीं है। इसका सही वाक्य क्या बनेगा? अपने मित्र को उपहार में देने के लिए रोहित एक पुस्तक खरीदेगा। घ जो सेंटेंस दिया गया है वो है आकर मीना के पास सभी कहानी सुनने लगे जानवर। अब दिए गए इस लाइन के जो शब्द हैं उनको सही तरीके से या फिर व्यवस्थित और एक क्रमबद्ध तरीके से हम कैसे लिखेंगे? सभी जानवर मीना के पास आकर कहानी सुनने लगे। ठीक है, ड़ है करता हूँ काम मैं हिंदी का बहुत अच्छी तरह से।
इसका सही सेंटेंस कैसे बनेगा, एक सार्थक वाक्य कैसे बनेगा, वो होगा मैं हिंदी का काम बहुत अच्छी तरह से करता हूँ। ठीक है, आई होप आप सबको ये सार्थक वाक्य की रचना वाला जो ये एक क्वेश्चन था अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट है, इसी एक बॉक्स में फिर से आप लोगों को हिंट दिया है कुछ समझने के लिए, वो है वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहले हमने जाना कि वाक्य कैसे बनता है या फिर वाक्य क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे कि वाक्य के 2 अंग होते हैं, यानी कि 2 भाग होते हैं। उसका एक भाग होता है उद्देश्य और दूसरा भाग होता है विधेय। उद्देश्य कौन होता है, कर्ता वाला भाग, यानी कि जो काम करता है वो होता है उद्देश्य वाला भाग। और विधेय किसे कहते हैं, कर्ता के अलावा जो भी भाग बच गया है उस वाक्य में उसे कहते हैं विधेय। जैसे कि एक उदाहरण दिया गया है, मीना किताबों के ढेर पर बैठी थी। अब कौन बैठा था, यहाँ पर कर्ता कौन है, कौन वाला आंसर कौन देता है, मीना। कौन बैठे थे किताबों के ढेर पर, वो मीना बैठी थी, तो इसलिए उद्देश्य कौन है, मीना। और विधेय क्या है, मीना को छोड़कर जो भी बच गया ना उस सेंटेंस में वो सब क्या आएगा, विधेय का पार्ट होगा। अब आगे है, कुछ वाक्यों में कर्ता बीच में तथा विधेय दोनों ओर हो सकता है। अब जरूरी नहीं है कि जो कर्ता होता है यानी कि जो उद्देश्य होता है वो बिल्कुल आपको सेंटेंस की शुरुआत में मिल जाए। हो सकता है कर्ता कहीं बीच में हो और विधेय उसके दोनों ओर हो, यानी कि आगे और पीछे हो और कर्ता बीच में हो, ऐसा भी सेंटेंस हो सकता है। एक एग्जाम्पल दिया गया है, आकाश में पक्षी उड़ रहे थे। आकाश में कौन उड़ रहा था, उड़ने का काम कौन कर रहा था, यानी कि कर्ता कौन था यहाँ पर कर्ता है पक्षी। तो उद्देश्य यहाँ पर क्या है, पक्षी, और विधेय क्या है, आकाश में उड़ रहे थे। ठीक है, आई होप आप सबको ये उद्देश्य और विधेय वाला जो आपको अलग अलग करना है किसी भी सेंटेंस में अच्छे से समझ आया होगा कि हम उद्देश्य कैसे जानेंगे और विधेय कैसे जानेंगे, कि ये वाक्य में उद्देश्य है और ये विधेय है। ठीक है, अब आगे इसी पे आधारित आपको एक प्रश्न पूछा गया है, उसमें है, नीचे दिए गए वाक्यों से उद्देश्य व विधेय अलग अलग करके लिखिए। अब आपको 4 वाक्य दिए गए हैं, क से घ तक आपको उद्देश्य और विधेय अलग अलग करके आपको बताना है। क जो वाक्य है वो है, सत्यम पुस्तक पढ़ रहा है। बहुत ही आसान वाक्य दिया गया है। इसमें कौन पुस्तक पढ़ रहा है, पढ़ने का काम किसने किया है, वो किया है सत्यम ने, इसलिए उद्देश्य कौन है, सत्यम। विधेय क्या है, सत्यम को छोड़कर जो भी सेंटेंस में बच गया, जो भी वाक्य में बच गया वो सब क्या है, विधेय है। पुस्तक पढ़ रहा है वो क्या है, विधेय। ख है, आकाश पर बादल छाए हैं। आकाश पर बादल छाए हैं में उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है, बादल। आकाश में छाने का काम किसने किया है, बादलों ने किया है, तो इसलिए उद्देश्य क्या है, यहाँ पर बादल है, कर्ता कौन है, बादल, और विधेय क्या है, आकाश पर छाए हैं। ग है, नौकर ने अभी तक पानी नहीं दिया। अब पानी देने का काम किसका होगा, किसको दिया गया है ये काम, कर्ता कौन होगा यहाँ पर, नौकर, और विधेय क्या है, अभी तक पानी नहीं दिया, ने अभी तक पानी नहीं दिया। मैं ने यहाँ पर मेरा मिस हो गया था तो आप ने लिखेंगे आप पहले, ने अभी तक पानी नहीं दिया। घ है, वह अभी तक यहाँ क्यों नहीं आ सका। इसमें उद्देश्य क्या है, वह, कर्ता कौन है, जो आने वाला है, क्यों नहीं आ सका, यही पूछा गया ना कि क्वेश्चन में कि वह अभी तक क्यों नहीं आ सका, तो कौन है, वह जो आने वाला है, तो कर्ता कौन है, वह, और विधेय क्या है, अभी तक यहाँ क्यों नहीं आ सका, तो वो कौन है, ये पार्ट क्या है, विधेय का पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, आपको इस बॉक्स में दिया गया है क्रिया विशेषण। ठीक है, अब क्रिया विशेषण के टाइप्स भी दिए गए हैं साथ में, और उनको आप पहचानेंगे कैसे किसी वाक्य में, आपको यह भी बताया गया है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जो कि क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, इनकी पहचान के लिए यह नियम अपनाएं। अब क्रिया विशेषण के जो 4 भेद होते हैं उन चारों भेदों को आप कैसे पहचानेंगे किसी वाक्य में, उसके लिए जो नियम है ये नीचे दिए गए हैं। सबसे पहला नियम क्या है, क्रिया में कैसे लगाकर प्रश्न करने से। जब आप कैसे, यानी कि किसी काम को कैसे वो काम किया गया, तो अगर आपको उस प्रश्न का उत्तर मिलता है, इसका अर्थ है वहाँ पर क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे कि धीरे धीरे, जल्दी, जोर से। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा क्रिया विशेषण होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। क्रिया में कब लगाकर प्रश्न करने से कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। आज, कल, दिन भर, परसों,
ठीक है। तो इस तरह से जब आप ऐसे प्रश्न करते हैं किसी वाक्य को पढ़कर, जब आपको आंसर मिलता है तो क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण होता है वहाँ पर। क्रिया में कहाँ लगाकर प्रश्न करने से स्थानवाचक क्रिया विशेषण का पता लगता है। और जैसे कि आपको सेंटेंस में क्या मिलेगा, इधर उधर, ऊपर नीचे, ऐसे शब्दों से आपको आंसर मिलेगा। जब आप कहाँ लगाकर किसी वाक्य में प्रश्न करेंगे तो वहाँ पर होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया में कितना लगाकर प्रश्न करने से परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है, यानी कि कितना, जब आपको क्वांटिटी कि हाउ मच का जब आपको पता चलता है तो वहाँ पर क्या होता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। और उसकी जहाँ पहचान आप कैसे करेंगे, खूब, थोड़ा, कम, आदि, अधिक, खूब, थोड़ा, कम, अधिक, आदि, सब, सारी, इस तरह से अगर ऐसे शब्द आ जाएं तो वहाँ पर क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। अब आगे इसी पर आधारित आपसे प्रश्न पूछा गया है, वो है रेखांकित क्रिया विशेषणों के भेद लिखिए। का जो वाक्य है वो है, मीना किताबों के बीचों बीच बैठी थी। ठीक है, मीना कहाँ बैठी थी। अब कहाँ का आंसर आपको कहाँ, कौन से वाले क्रिया विशेषण से मिलता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण से। तो यहाँ बीचों बीच क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है, धीरे धीरे मीना ने सारी किताबें पढ़ डाली। अब मीना ने किताबें कैसे पढ़ डाली। अब कैसे, क्या जो प्रश्न आप इसी सेंटेंस को पढ़कर अगर आप कैसे लगाकर अगर आप प्रश्न करेंगे तो आप कैसे प्रश्न करेंगे कि मीना ने किताबें कैसे पढ़ डाली, मीना ने किताबें धीरे धीरे पढ़ डाली। तो यहाँ पर क्या है, धीरे धीरे वाला रीतिवाचक क्रिया विशेषण है और साथ में क्या है, सारी, कितनी किताबें पढ़ डाली। अब उसमें नंबर्स में नहीं दिया गया है, क्या लिखा गया है, सारी किताबें पढ़ डाली। तो यहाँ पर क्या है, परिमाणवाचक। ओके, मीना ने मैक्स को बहुत खोजा। ठीक है, अब कितना खोजा, अगर ये कहें कि भाई मीना ने उस काम को कितना किया या खोजना कितना किया, अगर आप ऐसा कुछ प्रश्न करके अगर आप देखें इसमें, तो इसमें क्या है, इसमें है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, जैसे कि इसमें दिया था ना, जब 4 भेद आपको एक्सप्लेन किए गए हैं, तो खूब, थोड़ा, कम, अधिक, बहुत, सब, सारा, तो इस तरह के जहाँ पर शब्द आते हैं वहाँ पर होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। घर, मीना किताबों के पात्रों से मिलकर उस दिन बहुत खुश हुई। यहाँ पर फिर से बहुत आया है, तो यहाँ पर क्या है, फिर से परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, आई होप आप सबको जो क्रिया विशेषण है और उसके जो भेद हैं उनकी पहचान अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है, आपको क्या करना है, प्रश्न नंबर 4 में, इसमें आपको विराम चिन्हों का पहचानना है और उनके नाम भी आपको लिखने हैं और साथ में कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनमें आपको विराम जो चिन्ह हैं उनका सही प्रयोग करना है। इसमें प्रश्न नंबर 4 में है, इन विराम चिन्हों को पहचान कर इनके नाम लिखिए तथा नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। सबसे पहला जो विराम चिन्ह है, जब 2 डॉट इस तरह से लगाते हैं, इसे कहते हैं उप विराम चिन्ह। ठीक है, ये वाला तो सबके लिए बहुत आसान होगा, सब पहचान लेंगे। ये है प्रश्नवाचक चिन्ह। और ये ऐसे डैश क्या होता है, योजक चिन्ह। और एक कोमा, जब एक कोमा हम ऐसे लगाते हैं तो कोमा क्या होता है, अल्प विराम चिन्ह। ठीक है, इसमें का जो सेंटेंस है वो है, सूर्य पूर्व में निकलकर पश्चिम में अस्त होता है। मैंने विराम जो चिन्ह है उनका प्रयोग कर दिया है। सूर्य के बाद उप विराम चिन्ह आएगा, फिर आएगा पूर्व में निकलकर के बाद फिर से अल्प विराम चिन्ह यानी कि कोमा आएगा और पश्चिम में अस्त होता है। जब आपका वाक्य कंप्लीट हो गया है तो आप पीछे पूर्ण विराम चिन्ह लगाएंगे। ख, हमें इधर उधर देखकर सड़क पार करनी चाहिए। हमेशा इधर उधर, ऊपर नीचे, आगे पीछे, रात दिन, इन ऐसे अगर शब्द आते हैं, इन सब में योजक चिन्ह आता है यानी कि बीच में एक डैश आता है। ठीक है, तो इस वाले सेंटेंस में इधर उधर के बीच में एक डैश लगाया है यानी कि योजक चिन्ह लगा दिया है और आखिर में इस वाक्य के एक पूर्ण विराम चिन्ह लगा दिया है। ठीक है, जब भी वाक्य कंप्लीट हो जाता है, जब भी वाक्य पूर्ण होता है यानी कि आप अपनी बात सही तरीके से कह चुके हैं उस वाक्य के माध्यम से, उस समय पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। ठीक है, ग, क्या आपने मेरी पुस्तक लौटा दी थी। अब ये सबसे ज़्यादा आसान होता है बच्चों के लिए क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा गया है, क्या आपने मेरी पुस्तक लौटा दी थी। ठीक है, जब प्रश्न पूछा जाए तो वहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाते हैं, वहाँ पर लगाते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, घ, अध्यापिका, बच्चों आप सब मिलकर आतंकवाद एक गंभीर समस्या विषय पर निबंध लिखिए। ठीक है,
यहाँ पर क्या आएगा, इन्वर्टेड कोमा आ जाएंगे। अध्यापिका के बाद एक अल्प विराम चिन्ह आएगा और फिर जो अध्यापिका ने जो बात कही है उसको हम लिखेंगे इन्वर्टेड कोमास के अंदर और पीछे एक पूर्ण विराम आएगा। ठीक है, इन्वर्टेड कोमास हम कहाँ पर लगाते हैं, इन्वर्टेड कोमा हम वहाँ पर लगाते हैं जब किसी की बात को एज इट इज़ लिख दिया जाए। ठीक है, जब टीचर ने बच्चों को कहा कि आप एक आतंकवाद एक गंभीर एक समस्या है, उस पर आपको एक निबंध लिखना है, तो अध्यापिका की बात को सेम टू सेम ऐसे कैसा लिख दिया गया है उस वाक्य में, इसलिए इस बात को इन्वर्टेड